नमस्कार अशोक जी, आपका दोबारा स्वागत है हमारी सीरीज अनपॉपुलर गेम्स एंड मेमोरीज में। आप ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं। आज का जो एपिसोड है वो हमारा है फिटनेस, योगा, मेडिटेशन एंड ताइक्वांडो एज ए कॉमन मैन। उनके फिटनेस पर ताइक्वांडो का क्या असर है और ताइक्वांडो कैसे कैसे सेल्फ डिफेंस और आपके ओवरऑल फिटनेस में काम आ सकती है। तो अशोक जी, मेरा आपसे नमस्कार पहला प्रशांत जी। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल है कि फिटनेस के तौर पर ताइक्वांडो कैसे काम आती है और सेल्फ डिफेंस के तौर पर। हाँ, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा प्रशांत जी कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और ताइक्वांडो को एज ए फिजिकल फिटनेस के तौर पे देखें तो मार्शल आर्ट का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मार्शल आर्ट का मतलब होता है टू स्टॉप द वायलेंस विदाउट एनी वेपन। हाथों और पैरों के द्वारा, बिना किसी हथियार के हम जो गेम्स करते हैं वो मार्शल आर्ट के अंदर आते हैं। और ताइक्वांडो दुनिया की सबसे फेमस मार्शल आर्ट मानी जाती है और फिजिकल फिटनेस में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। आप बड़े बड़े आइकन्स की बात करें, जैसे उसेन बोल्ट है, माइकल फेलेप्स है, आप लिएंडर पेस का नाम लें, आप सेरेना विलियम्स का नाम लें, ये सभी जो हैं वो ताइक्वांडो के भी एथलीट हैं। ये ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेते हैं अपने अपने कंट्रीज में, ताइक्वांडो के जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनसे। और फिजिकल फिटनेस की जहां पर बात आती है तो फिजिकल फिटनेस के अंदर मेनली 5 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले मस्कुलर एंड्योरेंस होता है, जो कि हमारी एबिलिटी होती है मसल्स को हम ज्यादा से ज्यादा समय तक कैसे यूज कर पाते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करें तो मसल स्ट्रेंथ आती है, कि हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है और वो कितनी देर तक ताकत के साथ हमारे लिए काम कर सकती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी आती है फिजिकल फिटनेस के तीसरे कंपोनेंट के रूप में, जो कि रेंज ऑफ मोशंस भी उसको हम बोलते हैं, अगर हम थियरी की लाइन में उसकी बात करें तो। और चौथे नंबर पर फिजिकल फिटनेस में बॉडी कंपोजिशन आता है, जैसे कि ऑप्टिमम बॉडी और फैट का रेशो क्या होता है। और 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, हमारे हार्ट की पावर जो है, कि हमारा हार्ट कितनी ज्यादा ऑक्सीजन और हमारे लंग्स कितनी ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर पाते हैं। तो ये पांचों चीजें मिलकर के फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं, जो कि फिजिकल फिटनेस को डिफाइन करते हैं। तो इन सभी में ताइक्वांडो जो है वो एक बेहतरीन भूमिका निभाता है। और अगर विस्तार से मैं आपको बताऊं तो ताइक्वांडो के लगभग मेरे हिसाब से 15 के आसपास ऐसे की पॉइंट्स हैं, जो कि अगर हम उनके ऊपर ध्यान दें तो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति एक प्रोफेशनल तौर पर ताइक्वांडो को ना खेल कर भी और रेगुलर उसकी ट्रेनिंग करता है तो वो सेल्फ डिफेंस के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस को डेवलप कर सकता है। अशोक और जी, मुझे ये बताइए, आपने इन कंपोनेंट्स के बारे में बताया, तो इनको थोड़ा और सरल भाषा में हमें बताइए कि ये एक्चुअली है क्या और इनकी एक्सरसाइज से कैसे कैसे आपकी बॉडी पे फर्क पड़ेगा। जैसे मसल एंडोरेंस की बात है, जैसे हम लगातार कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, एंडोरेंस दो प्रकार की होती है। एक मस्कुलर एंडोरेंस होती है, जो कि हमारी मसल्स की एबिलिटी डिफाइन करती है कि हमारी मसल्स कितनी देर तक फटीग की जो हमारी थकान होने के बाद भी हमारी मसल्स कितनी देर तक काम कर पाती है, उसको हम मसल्स एंडोरेंस बोलते हैं। एंडोरेंस दो प्रकार की होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लंबे समय तक, जैसे आप 400 मीटर के बाद की जितनी भी दौड़े होती हैं, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000, 10,000, वो सभी एरोबिक एंडोरेंस के अंदर आती हैं। लंबे समय तक थकान के जरिए एक ही स्पीड में कोई काम करना एंडोरेंस जो है एरोबिक एंडोरेंस में आता है। और एनारोबिक एंडोरेंस होता है जिसमें ब्लास्टिक मूवमेंट्स होती हैं और जो कि ऑक्सीजन कम मात्रा में शरीर उस टाइम पे इनटेक कर पाता है, जैसे 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक की जो रेसेज होती हैं, जो कि 2 मिनट से कम के जो कार्य होते हैं वहां तक आती है, उसको यूज कर पाते हैं। तो एंडोरेंस दो प्रकार की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है दूसरा कंपोनेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है दो जो हमारे ज्वाइंट हैं शरीर के, कोई भी, चाहे आप दोनों कंधों को लगा लीजिए, तो जो अगर मैं नेकलिंग की ये एक्सरसाइज करता हूँ तो जो रेंज ऑफ मोशंस है, अगर किसी के अंदर स्टिफनेस ज्यादा है तो उसके अंदर लचीलापन कम होगा, और लचीलापन कम होने के कारण उसके शरीर में, उसकी मसल्स में क्रैम्प आएंगे और क्रैम्प आने के कारण उसको इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, जैसे मेरी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो मैं अपने दोनों शोल्डर्स को, आप देखिए, टच कर पा रहा हूँ। इसको रेंज ऑफ मोशंस और फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में भी हम डिफाइन करते हैं। ऐसे ही मसल स्ट्रेंथ आती है। मसल्स क्या होता है प्रशांत जी, बेसिकली हमारे शरीर का जो ढांचा जो होता है, मसल्स जो है वो हमारे शरीर को पकड़ के रखती है,
वही हमारे शरीर की शेप को डिफाइन करती है। आप जिम में भी देखते होंगे, आप जितने भी बड़े बड़े आजकल टीवी पे स्टार्स हैं, या आजकल हमारे यूथ को भी बॉडी बनाने का बहुत शौक है, तो उसको हम मसल स्ट्रेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। तो मसल स्ट्रेंथ हमारे शरीर को एक अच्छी शेप देता है। और बॉडी कंपोजिशन, चौथा कंपोनेंट जो है, उसके अंदर हमारी बॉडी में जो फैट का जो रेशियो है कि गुड फैट और बैड फैट, दो तरह के फैट हमारी बॉडी में होते हैं। गुड फैट जो होते हैं वो हमारे को लंबे समय तक एनर्जी देने के लिए काम आते हैं, और फैट मोस्टली लीवर के अंदर स्टोरेज अपनी करता है, वहां से वो लंबे समय तक काम करने के लिए एनर्जी लीवर से लेता रहता है। और जो फैट की रेशियो है, जैसे हम दुनिया में अगर बात करें तो आज के टाइम पे रोनाल्डो नाम का एक खिलाड़ी है जो कि पुर्तगाल से है, फुटबॉल की। वो दुनिया में सबसे कम फैट रेशियो के माने जाते हैं, सबसे फिट प्लेयर उनको माना गया है आज के टाइम पे दुनिया का। और अगर एंड्योरेंस की बात हम करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा एंड्योरेंस पहले एक प्लेयर होते थे सॉकर के, डेविड बेकहम। उनको दुनिया में सबसे ज्यादा एंड्योरेंस धारित प्लेयर माना गया था, क्योंकि वो 1 मिनट में सिर्फ 35 बार ही सांस लेते थे। वैसे एक नॉर्मल आदमी 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स सांस लेता है। तो आपने अभी ये जो दुनिया में नाम लिए ये सिर्फ दोनों सॉकर गेम के लिए, बाकी गेम्स में भी? हाँ, अगर हम हॉकी की बात, एंड्योरेंस के ऊपर अगर हम आते हैं तो फिर हम हॉकी की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम लंबे समय तक खेले जाते हैं। और सॉकर एक ऐसा गेम है जो 90 से 100 मिनट्स तक भी चला जाता है, कई बार 80 to 100 मिनट्स तक चलाता है। जैसे बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो हमारे पास लेब्रॉन किंग जेम्स नाम के खिलाड़ी हैं, और अभी हमारे एक दिवंगत खिलाड़ी जो कि एक खुदा के रूप में जाने जाएंगे बास्केटबॉल में, कॉबी ब्रायंट नाम के अभी हमारे खिलाड़ी थे जिनके साथ अभी दुर्घटना हुई। उनकी भी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये सभी चीजें उनके अंदर बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो अच्छे खिलाड़ी। और लेब्रॉन किंग जेम्स को आज के टाइम पे द मसल मशीन, द पावर मैन माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी कंपोजिशन और बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो भी अपने देश में, अपनी कंट्री में मार्शल आर्ट की जो यूएसए की टीम है उसके साथ वो ट्रेनिंग करते हैं, ताइक्वांडो टीम के साथ। और पांचवी और आखिरी फिजिकल फिटनेस का जो हमारा कंपोनेंट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस वाला, उससे हमारा तात्पर्य है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, अगर हम लगातार कोई काम करते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसी एबिलिटी बढ़ जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक कर पाते हैं। और जितना ज्यादा हमारे फेफड़े फूलेंगे और सांस लेने की हमारी एबिलिटी, सांस ज्यादा छोड़ने की, ज्यादा लेने की, ऑक्सीजन इंटेक करने की एबिलिटी होगी, तो हमारी एंड्योरेंस उतनी अच्छी होगी और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे आजकल ये महामारी जो चल रही है कोरोना की, उसमें भी बोलते हैं कि लंग्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इंसान की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी बनती है। तो अगर हम लगातार ये एक्सरसाइजेज करते हैं और हमारी एंड्योरेंस अच्छी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारे को ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अशोक जी, आपने हमें फिटनेस के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया, आपने हमें ताइक्वांडो इससे कैसे जुड़ा वो बताया। अब मुझे ताइक्वांडो से सेल्फ डिफेंस भी बताइए, क्योंकि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या आप ऐसी कोई संस्था या ऐसे कोई स्कूल से जुड़े हुए हैं जो महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग देते हो, या कोई ऐसी कोई संस्था जिसका आप नाम लेना चाहे जो बड़े पैमाने में ऐसा काम कर रही हो? जी, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो इसके संबंध में कार्य करती है। और जैसे कि हमारे हरियाणा सेक्रेटरी चीफ जो हैं हायर एजुकेशन के, वहाँ से हर साल ऐसे कैंप्स आयोजित किए जाते हैं अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजेस में। जैसे नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर, जिसको हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, रोहतक में जाट कॉलेज है। उसके बाद आप कन्या महाविद्यालय रोहतक, कन्या महाविद्यालय खरखोदा, गवर्नमेंट स्कूल रोहतक, ये स्कूल्स हैं जहाँ पर मैं खुद भी जाता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी जाते हैं। सेल्फ डिफेंस का 1 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है। और पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारा है हरियाणा का, उसकी तरफ से भी अलग अलग समय पे बच्चियों के लिए आईसी कॉलेज है, जैसे ऐसे कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जो हैं 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितना भी टाइम और समय बच्चों से निकल पाता है, अलग अलग जगह पर जाकर के बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि लड़के और लड़कियां ये चीजें सीख सकें और कम से कम अपनी रक्षा और अपने देश की रक्षा के लिए कभी भी आगे आके खड़े हो सके। और समय समय पर जैसे बाल अशोक जी, भवन है, रंगशाला है। आपको क्या लगता है कि ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस में कितना काम आता है?
ताइक्वांडो की अगर बात करें तो ताइक्वांडो 100% सेल्फ डिफेंस में काम आता है। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखिए तो आपको कंपेरेटिव मिलेगा जूडो कराटे के खिलाड़ी और ताइक्वांडो के खिलाड़ियों की अलग अलग किक बॉक्सिंग जितने भी मार्शल आर्ट के गेम उन सभी के खिलाड़ियों की आपको वीडियोज यूट्यूब पे मिल जाएंगी एज ए सेल्फ डिफेंस के। कोई अगर किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है या कोई चोरी करता है या कोई किसी बैंक में रॉबरी हो जाती है और वहां पर इनसे संबंधित कोई खिलाड़ी अगर पाया जाता है तो वो 100% उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी रहते हैं। कंपेरेटिवली दूसरे खेल जैसे बैडमिंटन, मैं किसी खेल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो गेम्स ऐसे हैं जो कि शांत हैं और उन खेलों के खिलाड़ियों के अंदर एग्रेशन कम पाया जाता है और मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों के अंदर एग्रेशन और डिसिप्लिन बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से कुछ ऐसे प्लेयर्स भी कन्वर्ट हुए हैं जो आगे चल के जिन्होंने कुछ स्टेट या नेशनल लेवल पे कुछ काम किया? जैसे मैं हूं, मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए स्टार्टिंग में आया और मेरा मूड बदल गया, फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे अब अच्छा लग रहा है तो मैं अब एज ए प्लेयर इसको शुरुआत करना चाहता हूँ। जी, दूसरे कहीं दूर जाने की मैं बात नहीं कहूंगा। मैं खुद भी एज ए सेल्फ डिफेंस के तौर पे ही ताइक्वांडो को सबसे पहले मैंने अडॉप्ट किया था और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे मैंने आपको पहले नवजीत मान के बारे में बताया था जो कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एशियन गेम्स में भी खेला है। उसने भी इससे पहले वो सबसे पहले जब मेरे पास आया था ट्रेनिंग के लिए तो मैंने उससे पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो, तो उसने बोला था कि एटलीस्ट कभी भगवान ना करे मेरा झगड़ा हो जाए या हमारे घर में चोर घुस जाए तो मैं उनसे कैसे लड़ पाऊंगा। तो ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो पहले मार्शल आर्ट के सभी गेम्स में अपनी सुरक्षा के लिए और अपने समाज की सुरक्षा के लिए ही आते हैं और बाद में जब उनको ये लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं उसके बाद वो उसको एज ए प्रोफेशनल गेम उसको हायर कर लेते हैं। तो अशोक जी, आप अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, आपने बताया कि कैसे दूसरे प्लेयर्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या आपके पास भी दूसरे गेम्स के प्लेयर्स आते हैं ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेने? और आते हैं तो जी उनकी उनका रिजल्ट क्या रहता है 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन के बाद? उनके किस किस चीज में, किस किस क्षेत्र में उनकी इम्प्रूवमेंट होती है? जी, सबसे पहले मैं एथलेटिक्स की बात करूंगा। हमारे एमडी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर रमेश सिंधु एक अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं जो कि मेरे साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है और उनके पास बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। 100 मीटर 200 मीटर के इंडिया रिकॉर्ड होल्डर खिलाड़ी भी उनके ग्राउंड से निकले। तो उनके बहुत से खिलाड़ी मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं मेरे सिन बोन में पेन है, ज्यादा रनिंग करने के कारण उनकी सिन बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और मसल्स में पेन होता है। तो ऐसे खिलाड़ी मेरे पास आते हैं तो उनको मैं एक्सरसाइजेज बताता हूँ क्योंकि हम बेसिकली लेग स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं ताइक्वांडो के खिलाड़ी क्योंकि ये किकिंग का गेम है और उनके रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही अच्छे हैं और उनको लगभग लगभग सभी को 80 to 90% तक आराम हो जाता है। उसके बाद जूडो के, बैडमिंटन के और कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स कई बार हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, एक बार हमारे वाइस चांसलर भी मेरे पास आए थे। उनकी नेक में यहाँ पे स्टिफनेस की और कई लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत होती है या फिर ज्यादा बैठ कर काम करने से कंप्यूटर पे कई बार यहाँ पर वर्टिब्रा में दिक्कत फील करते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको एक्सरसाइजेज बताता हूँ और ये कारगर रहती है ये एक्सरसाइजेज। मैं उनको घर पे एक्सरसाइजेज के लिए बोलता हूँ और मेरी कुछ पर्सनल फीमेल क्लाइंट्स भी हैं जिनको मैं घर पे जाके ट्रेनिंग देता हूँ जो कि जाट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, निकीराम गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं। तो मैं उनको एक्सरसाइजेज बताता हूँ और उसके रिजल्ट्स मेरे को सुनने में आया है कि वो काफी अच्छे हैं, वो मुझे बताते रहते हैं। चलिए अशोक जी, मैं फिटनेस से योगा और मेडिटेशन के ऊपर आता हूँ। बहुत सारे इसमें मिथ हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, क्योंकि कई स्पोर्ट्समैन, कई कोचेज ये बोलते हैं कि योगा और मेडिटेशन की जरूरत नहीं है अगर आप अपने गेम में ही अपनी प्रैक्टिस और अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो योगा और मेडिटेशन कितनी कारगर है आपके कोई भी गेम में? आपके ताइक्वांडो की अगर हम बात करें तो देखिए प्रशांत जी, जैसा आपने बताया कि कुछ कोचेज ये बोलते हैं कि उनको अपने गेम के अलावा किसी और चीज की, मेडिटेशन की या सेल्फ डिफेंस की या बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक मिथ है। ये धारणा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा फील किया हो पर मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल ही मिथ आप मुझे धारणा एक है। ओवरऑल वो बताइए, ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप बाकी ओवरऑल कोचेज से भी मिलते हो, प्लेयर एक्सपीरियंस से भी मिलते हो। जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस के तौर पर मैंने अभी देखा है, मैं अलग अलग ग्राउंड्स में जाता हूँ, मैं अपने प्लेयर्स को भी आप मैं गलत नहीं हूं तो आप अपने प्लेयर्स को भी बोलते हो कि
हफ्ते में एक दिन दूसरा गेम जरूर खेलना। जी, मैं स्पेशली हमारे यहाँ पर योगा कोच हैं मिस्टर मनीष, जो कि डॉक्टरेट हैं योगा में, और मैं उनके पास स्पेशल हमारी वेडनेसडे को क्लास होती है और मेरे सभी प्लेयर्स को उस दिन हम योगा और मेडिटेशन करवाते हैं। और अगर योगा और मेडिटेशन से प्रशांत जी कोई लाभ नहीं होता तो वर्ल्ड योगा डे नहीं मनाया जाता। इंडियन गवर्नमेंट भी योगा डे मनाती है। ये लोग बेवकूफ नहीं है जो इतनी बड़ी संस्थाएं एनजीओ चला रहे हैं और वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये कार्य करता ही होगा। मेरा पर्सनल मानना ये है, और मैंने पर्सनल भी ये चीजें अनुभव की हैं कि योगा जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वो इम्प्रूव करता है। जैसे मैं आपको 8-10 पॉइंट अभी बताता हूँ। जैसे सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहला क्या होता है, स्पोर्ट्समैन के ऊपर एक प्रेशर होता है, एक परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, उसके पास फिटनेस का अपनी मेंटेन रखने का, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के बहुत सारे प्रेशर होते ये हैं। साइकोलॉजिकल योगा प्रेशर और बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं जी। जी, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स जो हैं योगा के कारण और उनके कारण कम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उम्र बढ़ने के कारण आजकल अब देखेंगे ट्रेंड में भी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्ग जो होते हैं उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और पावर जो है वो कम होती है। तो आप आजकल किसी भी पार्क में, किसी भी संस्था में आप जाकर देखिए, वहां पे लोग आपको सूर्यासन करते हुए या फिर अनुलोम विलोम करते हुए या मेडिटेशन करते हुए मिलेंगे। कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट उनको मिल ही रहा है, तभी वो उसको करते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये मानना है कि वो फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रेशर, मेंटल प्रेशर जो है उसको कम करता है। दूसरी मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। पीछे अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हमारे एक इंग्लिश के बहुत ही बड़े लेखक हैं श्री चेतन भगत जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि प्रेशर जो है वो यूथ के ऊपर पढ़ाई के कारण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसमें कंसंट्रेशन लेवल जो है बच्चों का वीक होता जा रहा है। तो बाबा रामदेव जी जो हमारे योग गुरु हैं माने जाते हैं भारत में, उनकी तरफ से ये एक प्रोग्राम चलाया गया था। हर रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे तक वो एक कंसंट्रेशन मेडिटेशन का योगा का प्रोग्राम चलाते हैं और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो जब आंकड़े लिए गए अलग अलग जगह से, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई और कंसंट्रेशन लेवल को ही बढ़ाता है। और दूसरे या तीसरे की पॉइंट की तरफ जब हम आते हैं तो ये फिजिकल फिटनेस लेवल को भी बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये देखिए हमारा न्यूरो मस्कुलर डिपार्टमेंट जो है ना, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे शरीर को ऑपरेट करता है। और जब हमारा नर्वस सिस्टम हमारे मेडिटेशन के कारण अगर अच्छा हो रहा है, अगर हम अच्छी चीजें हमारे माइंड में आ रही हैं, सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो इम्प्रूवमेंट है। तो मेरा मानना ये है कि मेडिटेशन बहुत ही अच्छा कार्य करता है। उसके बाद फोकस को बढ़ाते हैं, हम एक चीज के प्रति फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे पुराने समय पे अगर हम देखें महाभारत रामायण को अगर हम उठा के देखते हैं तो उसके एपिसोड अभी तो चल ही रहे हैं इस संकट की घड़ी में। तो उसमें भी किसी भी ऋषि मुनि को आप किसी को भी देख लीजिए, जो भी तपस्या करता है वो एक उच्चारण करते हैं, एक महा मृत्युंजय मंत्र होते हैं या ओम, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनका वो उच्चारण करते हैं। उसके कारण उनको फोकस मिलता है, मन को शांति मिलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो शरीर के अंदर आती है। उसके बाद अगर चौथे पांचवें पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो प्लेयर की जिंदगी में इंजरी होना तो कंपलसरी है। किसी भी खिलाड़ी को अगर इंजरी हो जाती है उसके बाद योगा और मेडिटेशन ही ऐसी चीजें बचती हैं जो वो अपने घर पे अपनी बेड पे बैठ करके भी उनको करता है और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में वो आता है। और उस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के कारण उसकी फिजिकल फिटनेस भी वीक नहीं होती है और मेंटली भी प्रिपेयर होता रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो योगा और मेडिटेशन से हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। मैं खुद इस चीज को फील करता हूँ। अगर हम 10-15 दिन के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है, हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है और धीरे धीरे जब हम योगा की तरफ जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उससे वो बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे जो बॉडी के सिस्टम हैं जितने भी, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को, उन सभी को बढ़ाता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज करता है। तो योगा मेरे हिसाब से मानना ये बहुत ही अच्छा है और हमारा जो मस्कुलर और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसको वो टोन अप करता है, उनका आपस में कॉम्बिनेशन बढ़ाता है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है। और ज्यादातर आंकड़ों के हिसाब से अगर हम आंकड़े लेते हैं, वर्ल्ड WHO ने भी ये बात मानी है कि योगा और मेडिटेशन जो है वो शरीर में
फिजिकल फिटनेस के तौर पे एक स्पोर्ट्समैन के लिए भी और एक नॉन स्पोर्ट्समैन के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगी। तो मेरे हिसाब से ये सभी को कम से कम 10 मिनट तक करना ही चाहिए। आपको और क्या लगता है मेडिटेशन की हाँ जी, मैं यही मेरा सवाल यही है प्रशांत कि जी, योगा और मेडिटेशन इन दोनों में अगर फर्क किया जाए तो वो कैसे करोगे? योगा जो है, देखिए मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ माइंड की एक्सरसाइज जो है मैं वो करते हैं। और मेडिटेशन मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर गौतम सिंह विरदी जी, उन्होंने हमारे को इस बारे में पढ़ाया है। और मैंने पढ़ा है तो मेडिटेशन दो प्रकार का होता है। एक को हम चाइनीज लैंग्वेज में फार्म बोलते हैं। फार्म का मतलब होता है अधिक। अधिक जैसे जो क्लोज स्किल के जो गेम होते हैं, जिनके अंदर बहुत ही एक पर्टिकुलर सिर्फ वही चीजें की जाती हैं, उनको इधर उधर नहीं किया जाता है। जैसे आर्चरी एक गेम है, शूटिंग गेम ले लीजिए, इसमें ये क्लोज स्किल के गेम होते हैं, ओपन नहीं होती इन स्किल्स। तो उनमें बहुत ज्यादा मेडिटेशन की फोकस के लिए, एकाग्रता के लिए आदत जरूरत भी पड़ती है उनको। जैसे जिम्नास्टिक है, उनको बैलेंस की जरूरत होती है, कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल के लिए, बॉडी कंपोजिशन के लिए उनको जरूरत होती है। तो हम जो पहली जो विधा है मेडिटेशन की, वो इसके लिए यूज की जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उसको हम ओम बोलते हैं, OMM। ये एक चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है ये भी। इसका मतलब होता है लेस, थोड़ा। इसमें ओपन स्किल्स गेम आते हैं, जैसे रेसलिंग, ताइक्वांडो, फुटबॉल, जिसमें ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत होती है, स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के आधार पर हमारे को फैसले लेने होते हैं। भागना भी होता है, लेटना भी होता है, कूदना भी होता है, जिसमें ओपन स्किल्स होती हैं सारी। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो योगा को हम एज ए फिजिकल कंपोनेंट मान सकते हैं। उसमें हम मसल्स की भी एक्सरसाइजेज करते हैं। और मेडिटेशन जो है वो ज्यादातर हमारे नर्वस सिस्टम को ही ज्यादा प्रभावित करता है। तो इन दोनों के बीच में यही फर्क है। जैसे सूर्यासन की अभी हम बात करें तो लगभग 10 तरह के आसन उसके अंदर होते हैं, 10 पोस्चर होते हैं उसमें, 8 से 10 तक। तो सूर्यासन का ये माना गया है कि सूर्यासन करने के कारण आपकी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स की, काफ की मसल्स हैं, आपकी अपर बैक की, लोअर बैक की मसल्स हैं, आपकी दिमाग की नसें जो हैं, इन सब में खिंचाव भी आते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी इसके कारण बढ़ती है। और मेडिटेशन में हमारे शरीर की बात अगर हम अलग कर दें तो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। हम अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जो अपनी इंद्रियों पे काबू जो कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि मेडिटेशन के कारण हम कुछ हद तक अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं। जी प्रशांत जी। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया हमें फिटनेस, योगा, मेडिटेशन और ताइक्वांडो के बारे में संक्षेप से बताया। हमें बताया कि योगा के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, मेडिटेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस बताया, और फिटनेस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्पोर्ट्समैन को दूसरे गेम का खेलना क्यों जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी अशोक जी, हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच।